बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी प्रारंभिक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और साथ ही आज के इस वीडियो में खास ये है आप लोगों के लिए कि आज से आपको न्यूमोनिक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि याद करने के लिए कुछ स्मृति सूत्र बनाए गए हैं जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इजीली याद रख सकेंगे। तो आइए फटाफट से बढ़ेंगे सवालों की ओर। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद सवालों की ओर बढ़ेंगे। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पे क्लासेस आते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आते हैं चैप्टर की ओर, जो कि हमारा 5वां चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसका डिटेल क्लास आ चुका है। आज हम लोग इसके एमसीक्यू की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कुछ स्मृति सूत्र जिसको हम लोग न्यूमोनिक्स कहते हैं। आप देखेंगे न्यूमोनिक्स की स्पेलिंग एन से शुरू होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको न्यूमोनिक्स पढ़ा जाता है। तो न्यूमोनिक्स का अर्थ होता है हम लोग किसी भी फैक्ट को याद करने के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं, जिसको हम लोग न्यूमोनिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो फैक्ट है, कांग्रेस के पतन का कारण। आपने देखा था कि सबसे पहला जो अध्याय शुरू हुआ था तो सबसे पहले चर्चा की गई थी कांग्रेस के पतन की। तो उस टाइम पे कांग्रेस में स्थितियां कुछ ऐसी बन पड़ी थी कि जो पुराने नेता थे, कद्दावर नेता थे, वो इंदिरा गांधी को अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं देखना चाहते थे। फलस्वरूप उनके बीच क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर आंतरिक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें कांग्रेस दो भागों में टूटा भी, विभाजन भी हुआ। तो ये जो पहला फैक्ट है कांग्रेस के पतन का कारण, इसको याद करने के लिए आपको लाइफ से याद रखना है। अब प्रत्येक लेटर का मतलब समझेंगे। एल फॉर लीडरशिप क्राइसिस, वहाँ पे नेतृत्व संकट उभरा। जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने तक सब कुछ ठीक था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और वहाँ पे उत्पन्न होता है नेतृत्व संकट। तो पहला फैक्ट ये है। सेकंड है आई फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई उस टाइम पे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। एफ फॉर फूड शॉर्टेज, यानी कि खाद्य संकट। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट लैक, जिसको बेरोजगारी कहते हैं। और सी फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे कांग्रेस के पतन के उस टाइम पे। अब आते हैं 1967 का चुनाव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ रहा, ठीक है। तो इसमें स्मृति सूत्र आपको याद रखना है 1967 एल NLCS। एन फॉर नन कांग्रेस, एल फॉर लॉस, सी फॉर कोएलिशन एंड एस फॉर शिफ्ट। इसमें क्या हुआ कि 1967 का जो चौथा आम चुनाव था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था अपने आप में। इसमें कई राज्यों में कांग्रेस बहुमत से बाहर हो गई थी। भारत के बहुत सारे जो प्रमुख राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस स्थापित थी, वहाँ से कांग्रेस भी स्थापित एक तरीके से हो गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि गैर कांग्रेसी गठबंधनों का उदय हुआ था। फिर भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत भी 1967 से ही मानी जाती है। एक प्रश्न आता है एग्जाम में, प्राय पूछा जाता है कि भारत के अंदर गठबंधन की राजनीति की शुरुआत किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। तो 1967 वो वर्ष था जहां से गठबंधन की राजनीति भारत के अंदर शुरू हुई थी। आगे बढ़ेंगे। 1967 के चुनावों का प्रभाव, इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है ERS। ई फॉर एंड, आर फॉर राइज और एस फॉर स्ट्रेंथनिंग, यानी कि सुदृढ़ीकरण। यहाँ पे क्या हुआ था कि कांग्रेस के एकाधिकार का अंत हुआ। सबसे पहले तो क्षेत्रीय व गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ और लोकतंत्र में बहुलवाद मजबूत हुआ। तो ये तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं 1967 के चुनावों के प्रभाव के रूप में। आगे है पुनर्स्थापना काल। 1967 में तो चुनाव हारती है कांग्रेस, लेकिन वापस कमबैक करती है। तो इसके कमबैक को आपको याद रखने के लिए याद रखना है PC पर। P फॉर पर्सनल लीडरशिप, व्यक्तिगत नेतृत्व। C फॉर सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। P फॉर प्रो पुअर पॉलिसीज, जिसमें गरीब समर्थक रणनीतियों को लागू किया गया था। एंड U फॉर यूज और P फॉर पॉपुलिज्म, इसको
लोक लुभावन रणनीति कहते हैं, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के अंदर लागू की गई थी। तो इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत नेतृत्व शैली, सत्ता का केंद्रीकरण किया गया, गरीब समर्थक रणनीतियों को लागू किया गया और जो जनप्रिय रणनीतियां थी उसे लागू करके वापस से कांग्रेस को स्थापित किया गया भारत के अंदर। अब आते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला सवाल, 1967 के चुनाव में कांग्रेस के कमजोर पड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? हरित क्रांति, गुटबंदी और आंतरिक विवाद, विदेशी हस्तक्षेप, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसका सही आंसर होगा गुटबंदी और आंतरिक विवाद। इसमें देखेंगे कि 1967 में कांग्रेस के भीतर गुटबंदी और आंतरिक कलह के कारण कई राज्यों में हार हुई। कांग्रेस का दो भाग हो गया था, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के अलग अलग पार्टी बन गए थे। अगला प्रश्न है, कमजोर बहुमत और दल बदल की प्रवृत्ति किस चुनाव के पश्चात प्रमुखता से उभरी? कमजोर बहुमत, जिसको इंग्लिश में फ्लिम्सी मेजोरिटी कहते हैं, और दल बदल यानी कि डिफेक्शन, तो इसकी जो प्रवृत्ति थी वो किस चुनाव के पश्चात प्रमुखता से उभरी? 1962, 65, 67, 71 या फिर ई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1967 में कई राज्यों में त्रिशंकु विधानसभाएं बनी, जिससे दल बदल की राजनीति शुरू हुई और आया राम गया राम जैसी शब्दावलियां प्रचलन में आई। आया राम गया राम से संबंधित फैक्ट आप लोगों ने डिटेल क्लास में जरूर ही देखा होगा। आगे पढ़ते हैं, किस घटना ने कांग्रेस सिस्टम की डोमिनेंस को सीधे चुनौती दी? यानी कि कांग्रेस प्रणाली का जो एकाधिपत्य था उसको सीधे चुनौती किस घटना ने दी? पहला है नेहरू की मृत्यु, दूसरा है 1967 के आम चुनाव, तीसरा इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना, चौथा है सिंडिकेट का निर्माण और पांचवा ऑप्शन भी आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1967 का आम चुनाव, क्योंकि 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। कई राज्य ऐसे थे जहां पे कांग्रेस स्थापित थी, वहां से कांग्रेस एक तरह से विस्थापित कर दी गई। तो यह पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस को केंद्र और कई राज्यों में गंभीर चुनौती मिली, जिससे उसके लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को चुनौती मिली। अगला प्रश्न है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार कौन थे? तो राष्ट्रपति चुनाव में आप लोगों ने देखा था कि इंदिरा गांधी ने किसका समर्थन किया था और सिंडिकेट ने किसका समर्थन किया था। तो आपको याद होगा, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, बीबी गिरी, संजीव रेड्डी, एस निंजलीगप्पा, गुलजारी लाल नंदा या फिर पांचवा विकल्प। तो इंदिरा गांधी ने समर्थन किया था बीबी गिरी का, ठीक है। सिंडिकेट द्वारा समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे, जबकि इंदिरा गांधी अप्रत्यक्ष रूप से बीबी गिरी का समर्थन उन्होंने किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को समर्थन दिया और यह एक बड़ा मोड़ बन गया और इसी घटना के कारण कांग्रेस दो भागों में विभाजित भी हुई थी। नीचे में से कौन से कथन स्प्लिट इन कांग्रेस 1969 से संबंधित नहीं है? 1969 में कांग्रेस के बंटवारा से संबंधित नहीं है। कांग्रेस ओ का गठन हुआ, कांग्रेस आर का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया, बीबी गिरी प्रधानमंत्री बने, सिंडिकेट कमजोर पड़ा या फिर पांचवा विकल्प। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन क्या है, कहता है कि स्पिरिट इन कांग्रेस से 1969 से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है बीबी गिरी प्रधानमंत्री बने, ये गलत है, क्योंकि बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे ना कि प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही बनी रही थी, उन्होंने बीबी गिरी का सपोर्ट किया था राष्ट्रपति के रूप में। अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले कब दिया गया? 1967, 69, 71 या फिर 75? तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया बहुत ही फेमस नारा था, जिससे कांग्रेस को वापस से सत्ता में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और यह नारा उन्होंने दिया था 1971 के आम चुनाव में। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया और इसे अपने प्रो पुअर पॉलिसीज का केंद्र बिंदु बनाया था। अगला सवाल है, इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट संघर्ष में कौन सा कारक निर्णायक रहा? अनुशासनहीनता, राष्ट्रपति चुनाव, योजनाओं की असफलता, सैन्य हार या फिर पांचवा विकल्प? तो इसमें देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, जिसमें सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन किया था और इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी का समर्थन किया था, वहीं से दोनों में दरार पड़ गई थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा
वीवी गिरी को समर्थन देना और सिंडिकेट को हराना संघर्ष का निर्णायक क्षण था। अगला सवाल है, नीचे दी गए में से कौन सी योजना इंदिरा गांधी की सामाजिक आर्थिक दिशा का प्रतीक नहीं थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति, जमाखोरी विरोधी कानून, पूंजीवाद का समर्थन या फिर पांचवा विकल्प। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पूंजीवाद का समर्थन। इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी उस समय समाजवाद से प्रेरित थी। पूंजीवाद के विरुद्ध बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया, प्रीवी पर्स का उन्मूलन उन्होंने किया, ठीक है, और गरीबी हटाओ नारा भी उन्होंने दिया। तो इस दिशा में ये सारे काम उन्होंने किए थे। तो यहाँ पर पूंजीवाद का समर्थन गलत विकल्प है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी की डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की राजनीति किस घटना से जुड़ी थी? सिंडिकेट के साथ संघर्ष, गरीबी हटाओ नारा, राष्ट्रपति चुनाव या फिर पार्टी में व्यक्तिगत वर्चस्व का उदय, और पांचवा विकल्प भी आपके सामने है। यहाँ पर होगा पांचवा विकल्प भी सही, क्योंकि सभी विकल्प किसी न किसी रूप में इस विचार से जुड़े हुए हैं, इसलिए पांचवा विकल्प उपयुक्त है। पढ़ेंगे। अगला सवाल है, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन कोएलिशन पॉलिटिक्स यानी कि गठबंधन की राजनीति की शुरुआत से संबद्ध नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1967 के चुनाव, दूसरा है राज्यों में गठबंधन की सरकारें, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, जनता पार्टी सरकार का गठन, और पांचवा विकल्प। यहाँ पर देखिए गठबंधन की राजनीति, अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1967 के चुनाव से ही गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो 1967 के चुनाव, ये तो सही ऑप्शन होगा नहीं हमारा। राज्यों में गठबंधन की सरकारें, ये भी गठबंधन की राजनीति से संबद्ध है। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, इसमें भी कहीं ना कहीं दल बदल और गठबंधन की राजनीति है, क्योंकि सिंडिकेट के जो पुराने नेता थे वो आपस में जुड़े हुए थे, इंदिरा गांधी के साथ कुछ और जो नए नेता थे वो जुड़े हुए थे, तो वहाँ भी गठबंधन एक तरह से थी। लेकिन जनता पार्टी सरकार का गठन 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था, और ये गठबंधन की राजनीतिक शुरुआत जो है 1967 में हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जनता पार्टी सरकार का गठन 1977 में हुआ, जबकि कोएलिशन पॉलिटिक्स की शुरुआत 1967 से ही मानी जाती है। निम्न में से किसी एक घटना को 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की निर्णायक जीत का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता? पहला ऑप्शन है कांग्रेस के विभाजन के बाद भावनात्मक सहानुभूति, दूसरा है गरीबी हटाओ का नारा और जन कल्याणकारी योजनाएं, विपक्ष की एकजुटता और संगठित राजनीति रणनीति, इंदिरा गांधी का करिश्माई नेतृत्व, और पांचवा विकल्प भी आपके सामने है। तो देखिए कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की निर्णायक जीत का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता है। इसमें है आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कांग्रेस के विभाजन के बाद भावनात्मक सहानुभूति या फिर गरीबी हटाओ का नारा। यहाँ पर देखिए गरीबी हटाओ का नारा और जन कल्याणकारी योजनाएं, ये तो मुख्य कारण थे, ठीक है, निर्णायक जीत के लिए मुख्य कारणों में थे। यहाँ पे हमें वह कारण ढूंढना जो नहीं थे। विपक्ष की एकजुटता और संगठित रणनीति, ये बहुत कमजोर थी, क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट होता, संगठित रणनीति उनकी होती, तो कांग्रेस वापस से सत्ता में नहीं आती। तो यही ऑप्शन हमारा होगा सही। 1971 में विपक्षी दल बिखरे हुए थे और उनका कोई ठोस साझा एजेंडा नहीं था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और जन सरोकार के मुद्दों के माध्यम से जनता का समर्थन जीता था। अगला सवाल है, नीचे दिए गए में से कौन सा निर्णय इंदिरा गांधी के रेडिकल पॉलिसी शिफ्ट, जिसको कट्टर समाजवादी झुकाव कहते हैं, का परिचायक नहीं है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, निजी उद्योगों को सब्सिडी। पांचवा विकल्प भी है। यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर डी है, निजी उद्योगों को सब्सिडी। इंदिरा गांधी की नीतियां समाजवादी थी, लेकिन निजी उद्योगों को विशेष रियायतें देना उनके वैचारिक रुख के विपरीत था। अगला सवाल है, ग्रैंड एलायंस जिसे 1971 में इंदिरा हटाओ अभियान से जोड़ा गया था, उसमें कौन कौन से दल शामिल थे? ठीक है, जनसंघ समाजवादी पार्टी, भारतीय क्रांति दल, डीएमके, एआईएडीएमके, सीपीआई, कांग्रेस ओ, सीपीआई, भाजपा, बसपा, सपा, अकाली दल। तो इसमें देखिए भाजपा वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि 1971 की बात की जा रही है, 1971 में भाजपा थी ही नहीं। इसके बाद उस समय जो है जनसंघ पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी और भारतीय क्रांति दल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है।
अगला प्रश्न लेंगे, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सिंडिकेट के संदर्भ में सही नहीं है। पहला विकल्प कहता है कि यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था, जो कि सही है। इसके अंदर कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, पुराने पुराने नेता थे, वही शामिल थे। इन नेताओं का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी को नियंत्रित करना था, ये भी सही विकल्प है। ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी को हम लोग जैसे कहें वैसे ये करें। इस समूह में चंद्रशेखर और बीपी सिंह शामिल थे। यह समूह इंदिरा गांधी से विचारधारा और नियंत्रण दोनों में टकराता था, यह भी सही विकल्प है। जबकि सी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, इसमें चंद्रशेखर और बीपी सिंह शामिल नहीं थे। ठीक है, चंद्रशेखर और बीपी सिंह उस दौर में उभरते हुए नेता थे, जबकि सिंडिकेट में नीलम संजीव रेड्डी, एस निंजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई आदि जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। अगला प्रश्न लेंगे, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन कांग्रेस आर के गठन के बाद तत्कालीन भारतीय राजनीति में आए बदलावों को प्रतिबिंबित नहीं करता। पहला है व्यक्तिनिष्ठ राजनीति का उदय, दूसरा है पार्टी के भीतर अनुशासन का पतन, तीसरा विचारधारा आधारित राजनीति का सशक्त होना, चौथा है कांग्रेस के दो भागों में विभाजन और पांचवा विकल्प भी है। तो यहाँ पे सही सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें विचारधारा आधारित राजनीति का सशक्त होना सही विकल्प है। उस दौर में राजनीति अधिक नेतृत्व केंद्रित हो गई थी और विचारधारात्मक बहस से पीछे छूट गई। पार्टी पहचान से अधिक नेता की पहचान महत्वपूर्ण हो गई थी, तो वैसी स्थिति में विचारधारा आधारित राजनीति का सशक्त होना वहां पे जरूरी हो गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, 1971 के चुनावों में गरीबी हटाओ नारे का राजनीतिक अर्थ क्या था। तो देखिए, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था और इसमें जो विकल्प है, धनिकों पर करों का बोझ बढ़ाना, गरीबों को सब्सिडी देना, समाजवाद को सकार रूप देना और विपक्ष को गरीबी के उत्तरदायी ठहराना। अब वो चूंकि राजनीतिक नारा था तो इसमें गरीबों को सब्सिडी देना ये इसका प्रमुख अर्थ था। सेकंड है समाजवाद को सकार रूप देना भी था, और कहीं ना कहीं जो धनिक लोग थे, यानी कि जो धनी लोग थे, उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाना ये भी अर्थ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोएलिशन पॉलिटिक्स यानी कि जो गठबंधन की राजनीति है और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, जिसको दल बदल कह सकते हैं, भारत में सबसे पहले प्रमुखता से किस वर्ष दिखे। तो 1967 में दिखे। 1967 ही वह वर्ष था जहां पे चुनावों में कांग्रेस को राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला और साझा सरकारें बननी शुरू हुई। यह कोएलिशन एरा की शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल है, नीचे में से कौन सा या कौन से कारक कांग्रेस सिस्टम के पतन के कारण बने। पहला, एक दलीय प्रभुत्व से उत्पन्न आत्मसंतोष, दूसरा है क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनदेखी, तीसरा है जनादेश का अत्यधिक दोहन और चौथा है विपक्ष का सशक्तिकरण। तो यहाँ पे सही विकल्प ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि ये सभी कारक कहीं ना कहीं कांग्रेस के परंपरागत प्रभुत्व को चुनौती दे रहे थे, इसलिए सभी सही हैं। कौन सा वक्तव्य 1971 के आम चुनावों के परिणाम को सबसे सटीक रूप में परिभाषित करता है। विचारधारा की जीत, गरीबी का अंत, नेता बनाम संस्था संघर्ष की परिणति, राष्ट्रपति शासन का अंत। तो 1971 के आम चुनाव में नेता बनाम संस्था संघर्ष की परिणति दिखती है। 1971 में इंदिरा गांधी ने संस्थागत दबावों, जिसके अंतर्गत सिंडिकेट प्रमुख थी, उसको हरा करके अपना व्यक्तिगत नेतृत्व स्थापित किया। यह इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंडिविजुअल का क्लासिक उदाहरण है। अगला सवाल है, कांग्रेस ओ बनाम कांग्रेस आर की लड़ाई में निर्णायक मोड़ क्या था। 1967 के चुनाव परिणाम, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, बीबी गिरी की नियुक्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या फिर पांचवा विकल्प। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सबसे सटीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने पीछे भी चर्चा किया कि बीबी गिरी को इंदिरा गांधी ने समर्थन दिया था, जबकि सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को समर्थन दिया था, और यही जो सबसे प्रमुख कारण बना था। नन कांग्रेसिज्म की रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। गैर कांग्रेसवाद की रणनीति का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को प्रोत्साहन देना, विपक्षी दलों को एकजुट करके एक साझा मंच खड़ा करना, केंद्र सरकार को अस्थिर करना, चुनावों में कांग्रेस को हराकर वैकल्पिक सरकार देना। पांचवा विकल्प भी आपके सामने है। तो यहाँ पर सही विकल्प है कांग्रेस, चुनावों में कांग्रेस को हरा करके वैकल्पिक सरकार देना, ये गैर कांग्रेसवाद का एक अर्थ था। ठीक है, ये अभियान था एक तरह से नन कांग्रेसिज्म, जो राम मनोहर लोहिया और
अन्य विपक्षी नेताओं के द्वारा चलाया गया था, जिसमें मुख्य लक्ष्य था कांग्रेस के विकल्प के रूप में विपक्षी एकता से सरकार बनाना। 1967 के चुनावों के बाद गठबंधन सरकारों को किस नाम से जाना गया, जो उनकी स्वाभाविक भंगुरता को इंगित करता था? अनहोली अलायंस, संयुक्त मोर्चा, फ्रेजाइल फेडरेशंस, आयाराम गयाराम गवर्नमेंट्स, या फिर पांचवा विकल्प। तो यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मोर्चा। 1967 के बाद कई राज्यों में संयुक्त मोर्चा सरकारें बनी, जिनमें अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां जो है वो एक साथ थी। ये अस्थिर और अल्पकालिक साबित हुई और बहुत जल्द ही इंदिरा गांधी ने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। कौन सा सिद्धांत इस कथन से जुड़ा है, राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र के लिए संभावनाओं के द्वार भी खोलती है? प्लुरलिज्म, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, कंस्ट्रक्टिव इंस्टेबिलिटी, मेजोरिटेरियनिज्म, या फिर पांचवा विकल्प। तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक अस्थिरता जो है वह लोकतंत्र के लिए अलग अलग संभावनाओं का द्वार भी खोलती है। यह है कंस्ट्रक्टिव इंस्टेबिलिटी। राजनीतिक अस्थिरता जब नए गठजोड़, वैकल्पिक विचार और नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देती है, तब उसे कंस्ट्रक्टिव इंस्टेबिलिटी कहा जाता है, जैसा कि 1967 के चुनाव के बाद देखा गया था। अगला सवाल है, नीचे दिए गए में से कौन सी बात 1967 के बाद स्प्लिट वोटिंग बिहेवियर को दर्शाती है? ये टर्म्स याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। स्प्लिट वोटिंग बिहेवियर, लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग पार्टी को समर्थन देना, जातीय आधार पर वोट देना, चुनाव में निराशा के कारण वोट ना देना, एक ही पार्टी को हर स्तर पर वोट देना, या फिर पांचवा विकल्प। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग पार्टी को समर्थन देना। ठीक है, लोकसभा में मान लिया कि कांग्रेस को दे दिया और विधानसभा में किसी और पार्टी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं स्प्लिट वोटिंग। स्प्लिट वोटिंग का मतलब होता है मतदाता राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों में अलग अलग दलों को वोट देते हैं। ठीक है, यह 1967 के बाद व्यापक रूप से देखा गया। प्रिवी पर्सेस की समाप्ति ने किस संवैधानिक मूल्य को सबसे अधिक बल प्रदान किया? इंदिरा गांधी ने एक बड़ा काम किया था प्रिवी पर्स की समाप्ति का। प्रिवी पर्स के बारे में आप लोगों ने देखा था कि जो रियासतें थी, रियासत के जो राजा महाराजा थे, उनके वंशज को एक निश्चित राशि दी जाती थी पेंशन के रूप में, सरकार के द्वारा कुछ खास सुविधाएं दी जाती थी, तो उसको प्रिवी पर्स कहा जाता था। तो प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे सवाल इसी से है कि प्रिवी पर्स की समाप्ति ने किस संवैधानिक मूल्य को सबसे अधिक बल दिया? ऑप्शन नंबर ए है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी है समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी है गणराज्यवाद, और ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा गणराज्यवाद, क्योंकि देखिए प्रिवी पर्स राजाओं को मिलने वाली वित्तीय सुविधा थी और इसकी समाप्ति ने भारत को संपूर्ण गणराज्य सिद्ध करने का कार्य किया, जहाँ सभी नागरिक समान हैं। अगला सवाल लेंगे, नीचे दिए गए में से कौन सा निर्णय इंदिरा गांधी की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का परिचायक नहीं है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ नारा, राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त करना, पंचायती राज का सशक्तिकरण, पांचवा विकल्प। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है पंचायती राज का सशक्तिकरण। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता मुख्यतः केंद्रित लोक लुभावन नीतियों पर आधारित थी। पंचायती राज सुधार उनके शासनकाल में प्राथमिकता में नहीं थे। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता के केंद्रीकरण की प्रक्रिया को किस उपनाम से पुकारा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज्म, कमांड पॉलिटिक्स, इंदिरा डॉक्ट्रिन, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, कमांड पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी का सत्ता पर एक छत्र नियंत्रण, निर्णायक नेतृत्व और विरोध की असहिष्णुता को कमांड पॉलिटिक्स कहा गया, जहां आदेशात्मक शैली में राजनीति होती थी। कांग्रेस में विभाजन के बाद इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित पार्टी को क्या कहा गया था? कांग्रेस एस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, सोशलिस्ट कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी। अब देखिए यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जो सिंडिकेट वाले लोग थे उन्होंने कांग्रेस ओ बनाया था, ओ फॉर ओल्ड। ठीक है, तो और यहाँ पर इंदिरा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस आर बनाया था। ठीक है, आर का मतलब रिक्यूजनिस्ट था। तो विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी को कांग्रेस आर, आर का यहाँ मतलब देख लीजिए
रिक्विजनिस्ट्स मांग करने वाले, इसका हिंदी में अर्थ होता है, ये मतलब था। अगला सवाल है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा राजसी उपाधियां और प्रिवी पर्स समाप्त किए गए। 24वां संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां, 42वां या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, 26वां संशोधन। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा भारत सरकार ने शासकों के प्रिवी पर्सेस और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। अगला सवाल है, नीचे में से कौन सा वक्तव्य 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय के संदर्भ में सारगर्भित राजनीतिक निष्कर्ष है। समाजवाद ने पूंजीवाद को हराया, व्यक्ति ने संगठन पर विजय प्राप्त की, योजना आयोग की भूमिका सशक्त हुई, क्षेत्रीय दलों का अंत हो गया। 5वां विकल्प। 1971 के चुनाव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि व्यक्ति ने संगठन पर विजय प्राप्त की, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी ने अपने बलबूते उन्होंने सभी को धूल चटाया। इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत छवि और अभियान ने कांग्रेस संगठन, विशेषतः सिंडिकेट की पारंपरिक ताकत को पीछे छोड़ दिया। यह एक लीडर सेंट्रिक पॉलिटिक्स की स्थापना थी। अगला सवाल है, कांग्रेस सिस्टम का शब्द का मूल अर्थ क्या था? कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का बहुदलीय समर्थन आधार, कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया या फिर 5वां विकल्प। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, कांग्रेस का बहुदलीय समर्थन आधार। राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम को इस रूप में परिभाषित किया था कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य कर रही थी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एक ही पार्टी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो सभी विचारों, वर्गों, समूहों और विचारधाराओं को समेटे हुए थी। निम्न में से कौन सी घटना कांग्रेस में व्यक्तित्व आधारित विभाजन की परिणति थी? 1967 के आम चुनाव, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, 1971 का चुनाव घोषणा पत्र, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो देखिए, कांग्रेस में व्यक्तित्व आधारित विभाजन ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरोध में स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी को समर्थन देकर के पार्टी को 2 भागों में बांट दिया। यह लीडरशिप वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन का टकराव था। ठीक है, अगला सवाल है, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ठीक है, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया था? 1966, 67, 69 या फिर 71 में। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे सरकार को गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाओं को वित्तीय आधार मिल सका। यह उनकी प्रो पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रतीक था। अगला सवाल है, इंदिरा हटाओ बनाम गरीबी हटाओ की चुनावी लड़ाई में जनता ने किसे चुना और क्यों? पहला विकल्प कहता है इंदिरा हटाओ क्योंकि वे निरंकुश थीं। दूसरा, गरीबी हटाओ क्योंकि यह विकासवादी एजेंडा था। तीसरा है गरीबी हटाओ भावनात्मक मुद्दा था। चौथा है इंदिरा हटाओ यह विपक्ष का एकताबद्ध नारा था। तो यहाँ पर देखिए, जनता ने चुना था गरीबी हटाओ। ठीक है, इंदिरा हटाओ तो चुना ही नहीं, वो फेल हो गया। तो गरीबी हटाओ के 2 विकल्प यहाँ पे हैं। यह एक विकासवादी एजेंडा था और यह यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, गरीबी हटाओ भावनात्मक मुद्दा था। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सही होगा? क्योंकि यह एक विकासवादी एजेंडा था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर सही होगा हमारा। गरीबी हटाओ एक सकारात्मक, लोक लुभावन और ठोस वायदे वाला नारा था, जबकि इंदिरा हटाओ केवल एक नकारात्मक विरोध का प्रतीक था। मतदाताओं ने विकास की उम्मीद को चुना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने किस विचारधारा को सबसे मजबूत किया? पूंजीवाद, नव उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर 5वां विकल्प। तो बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका मतलब था लोकतांत्रिक समाजवाद। इंदिरा गांधी के समय डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की व्याख्या में राज्य की निर्णायक भूमिका, संसाधनों का पुनर्वितरण और समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना प्रमुख था, और इसीलिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि जो आम जनता है वहां तक बैंकों की पहुंच हो। इंदिरा गांधी ने किस संवैधानिक नीति को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज कहा था?
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, या फिर पांचवा विकल्प इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज। याद रखेंगे, ये इंदिरा गांधी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा था। इंदिरा गांधी का मानना था कि राज्य को अनिर्बंधित आर्थिक शक्ति मिलनी चाहिए ताकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाज को बदला जा सके। अगला सवाल है, नीचे में से कौन सी घटना एग्जीक्यूटिव सुपरमेसी के खतरे की ओर संकेत करती है? सिंडिकेट का प्रभाव, इंदिरा गांधी की बढ़ती शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करना, न्यायपालिका की स्वायत्तता, या फिर पांचवा विकल्प। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी की बढ़ती शक्ति। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सरकार में प्रधानमंत्री का वर्चस्व इतना बढ़ गया था कि उसे एग्जीक्यूटिव ओवररीच या प्राइम मिनिस्ट्रियल सुपरमेसी की संज्ञा दी जाने लगी थी। अगला सवाल है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की राजनीति किससे मिलती जुलती है? बहुदलीय लोकतंत्र, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित केंद्रीकरण, क्षेत्रीय स्वायत्तता, न्यायिक स्वतंत्रता। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित केंद्रीकरण। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म एक ऐसा मॉडल है जिसमें निर्णय ऊपर से लिए जाते हैं और नीचे पालन किया जाता है, और यह इंदिरा गांधी की राजनीति में झलकता है। अगला सवाल है, कांग्रेस ओ द्वारा समर्थन प्राप्त उम्मीदवार संजीव रेड्डी का हार जाना किसका संकेतक था? विपक्ष की पराजय, सिंडिकेट की हार और नेतृत्व का परिवर्तन, लोकतंत्र की विफलता, कांग्रेस के विघटन का अंत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंडिकेट की हार और नेतृत्व का परिवर्तन। नीरज संजीव रेड्डी की हार सिंडिकेट के पतन और इंदिरा गांधी के उभार का स्पष्ट संकेत थी। इससे कांग्रेस में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल गया था। आखिरी सवाल, इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म शब्द किस प्रकार की स्थिति को इंगित करता है? जब चुनाव होते हैं पर सत्ता केंद्रीकृत होती है, जब विपक्ष को स्वतंत्रता नहीं होती है, जब न्यायपालिका निष्क्रिय होती है, जब केवल नाम मात्र का लोकतंत्र होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जब चुनाव होते हैं पर सत्ता केंद्रीकृत होती है। इंदिरा युग की राजनीति में लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर चुनाव तो होते रहे पर सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ, इसे इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो आज के इस क्लास में इन 40 MCQ सवालों का आप लोगों ने डिस्कशन देखा, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमोनिक्स देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से बने रहेंगे हमारे साथ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।